नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं अपना प्रीवियस जो सैंपल पेपर। और ये सैंपल पेपर हमारा इसी ईयर का है, यानी कि 2023 का सैंपल पेपर ये आपका आया है। और इसमें दिखाया गया है कि इस साल आपका पेपर कैसा होने वाला है, यानी कि किस तरह का होने वाला है। और ये सैंपल पेपर आप देखेंगे, जो लास्ट अगर 5 इयर्स के सैंपल पेपर देखेंगे तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि इसमें जो है आपके मार्क्स जो है वो आपके 100 ना होकर 80 मार्क्स का ये आपका सैंपल पेपर है। तो इस बार से आपका हिंदी का जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। तो आप देखेंगे इसमें थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीजें चेंज हुई है, यानी कि आपका जो पेपर जो एक तरह से प्रश्न 3 नंबर का होता था वो प्रश्न अब आपका 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से थोड़ा बहुत चीजें चेंज होंगी। बाकी आपने पढ़ाई वही करनी है, आपका सिलेबस वही है, आपका पूरा कोर्स वही है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आपकी जो पढ़ाई है वो काफी अच्छे से चल रही होगी। और फिर भी अगर आपको हिंदी से जुड़ी हुई कोई भी डाउट है, किसी भी बुक में या व्याकरण से जुड़ा हुआ कोई डाउट है, तो जरूर यहाँ पर क्लियर करें, जरूर कंफर्म करें, डाउट अपना पूछें। और किसी भी चैप्टर में कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हर चैप्टर से जुड़ा हुआ यहाँ पर प्रश्न आएगा। और आप ये भी देख पाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम अगले कुछ ईयर्स का, पिछले कुछ ईयर्स का भी सैंपल पेपर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने जो प्रश्न है वो रिपीट हुए हैं, कितने चैप्टर्स जो है वो रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का सेशन, बढ़ते हैं आगे सैंपल पेपर के साथ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही उसको सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लास्ट सेशन में अपना जो पहला प्रश्न है उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। पहला प्रश्न जो हमारा है यहाँ पर, तो इस तरह से हम अपने इस सैंपल पेपर में यहाँ पर अपठित गद्यांश जो है उसको पढ़ चुके थे। और साथ ही यहाँ पर हम जो अपठित गद्यांश के बाद हमारा यहाँ पर एक निबंध जो आता है हमारा लगभग 200 शब्दों का, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और लगभग ये 4 आपको यहाँ पर निबंध दिए गए हैं और 4 में से केवल आपने एक विषय पर निबंध लिखना है, और वो भी केवल और केवल 200 शब्दों में। क्योंकि कई बार जो होता है बच्चों का निबंध के प्रति एक शुरू से बच्चों की एक धारणा होती है कि 3 से 4 पेज भरने हैं, 5 से 6 पेज भरने हैं, 10 पेज भरने हैं। तो आपको पेज नहीं भरने हैं, आपने केवल 200 शब्दों में यहाँ पर निबंध लिखना है। अच्छा, इफेक्टिव निबंध लिखना है, प्रभावशाली निबंध लिखना है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न, जो अगला नंबर प्रश्न 3 था उसमें हमने 2 प्रश्न यहाँ पर देखे थे, जो कि आपके प्रश्न थे प्रतिवेदन, यानी कि रिपोर्ट से रिलेटेड एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। आपने 2 टॉपिक्स इसमें आपको दिए गए हैं, एक कोरोना, एक वैश्विक महामारी, जिससे बच्चे अभी काफी अच्छे से परिचित हो चुके हैं। काफी सारी एक तरह से जानकारी अब बच्चों को कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में हो चुकी है। तो इस पर भी आप एक बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक यहाँ पर आपको दिया गया था, अपने विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव विषय। ठीक है, अपने विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव में आपने किस किस तरह से तैयारी की, किस किस तरह से क्या क्या प्रोग्राम हुए, चीफ गेस्ट कौन था और क्या क्या यहाँ पर फंक्शन हुए, ये सब बताकर आपने यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है लगभग 50 शब्दों में। तो 50 से आप इसको 180 भी कर देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करना है। लेकिन फिर से सेम लाइन आपको कह रही हूँ कि प्रभावशाली ढंग से लिखना है, इफेक्टिव तरीके से लिखना है, ताकि लोगों को जो आपके यहाँ पर जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेंगे उन पर आपका एक तरह से बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपने बहुत सारी बातें उसमें लिखी हैं, तो उसमें बातें नहीं बनानी है। देखिए, हमने यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग पढ़ी थी और प्रतिवेदन लेखन यानी कि हमने सीखा था जब, तो उस टाइम पे मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि आप एक अच्छी रिपोर्ट, एक अच्छा प्रतिवेदन किस प्रकार से तैयार करेंगे। और देखिए, यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है खंड ख, प्रश्न 3 का ही ख जो है यहाँ पर 2005 शिक्षा का, सूचना का अधिकार, इस पर, और मोबाइल एक मुसीबत, इस पर
लगभग 150 शब्दों में एक आलेख लिखना है। तो देखिए आलेख लेखन भी मैंने आप लोगों को बताया है, शेयर किया है। हमने देखिए पूरी डिटेल में आप लोगों को करवाया है, आपने नोट डाउन भी किया है, तो इसमें भी फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो क्लियर करें। लास्ट में हमने यहाँ पर किया था अपने पिछले सेशन में प्रश्न 4, जो कि हमारे लिटरेचर से जुड़ा हुआ पोर्शन है, और इसमें हमने यहाँ पर काव्य खंड से जुड़े हुए भाग को यानी कि काव्यांशों को पढ़कर किसी एक पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमने पहला जो अपना काव्यांश है वो हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो जो हमारा पहला काव्यांश था वो हमारी पहली जो कविता है आत्म परिचय, उस कविता से लिया गया था, जिसके कवि है हरिवंश राय बच्चन जी। और ये आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है, वो है कवि और कविता का नाम। तो देखिए यहाँ पर हमने अगला जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो हमारा, देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, 5 नंबर का ये आपका प्रश्न है, और इसमें लेकिन आपके पास ऑप्शन है, या तो आपने पहले काव्यांश को पढ़कर इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, या फिर दूसरे काव्यांश को पढ़कर इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन आप देख सकते हैं एक प्रश्न दोनों में ही कॉमन है, लास्ट ग प्रश्न देख सकते हैं आप लोग ध्यान से, कवि और कविता का नाम लिखिए। और दूसरा आप देखिए यह पद्यांश किस पाठ से लिया गया है और लेखक का नाम भी लिखिए। तो देख सकते हैं आपकी कितना ज्यादा जरूरी है ये हमारा पाठ और कविता का नाम, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। और सोच सकते हैं 1 नंबर का ये प्रश्न है और इतना इजी प्रश्न है, तो इसको आपने जरूर याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा एक बार यहाँ पर काव्यांश पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा सैंपल पेपर है और इसमें हमने कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। हम अपने पूरे सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे, तो तभी जाकर हमारी एक अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बनिक को न बनिज, चाकर को न चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाय का करी। बेदहु पुराण कही लोकौ बिलोकतः, साकरे सबे परी राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दीन बंधु, दुरति दहन देखी तुलसी हा हा करी। तो देखिए यहाँ पर लास्ट सेशन में मैंने इसको पढ़कर छोड़ दिया था, और आप लोगों से मैंने कहा था कि इसको आप घर पर एक बार पढ़ेंगे और इसका भावार्थ निकालेंगे। तो आप लोगों ने भावार्थ निकाला होगा और साथ ही इसको पढ़ने की कोशिश भी की होगी। तो इसमें देखिए यहाँ पर हम ये आपका जो गोस्वामी तुलसीदास जी, लास्ट प्रश्न को सबसे पहले उत्तर दूंगी। लास्ट प्रश्न का किस पद्यांश से लिया गया है? ये पद्यांश है कवितावली, जो कि उत्तरकांड से ली गई है। ध्यान रखिएगा, ये है आपकी कवितावली और जो कि उत्तरकांड से ली गई है। आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर है कवितावली, उत्तरकांड से ली गई। इसके जो लेखक है, कवि है, वो है यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी। तो यहाँ पर आप दोनों को जरूर याद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी ये कवितावली है, इसका जो ये पहला पार्ट है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच कहे बस एक एकन सू। तो यहाँ पर देखिए जो ये पहला जो पद्यांश है यहाँ पर जो दिया गया है, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है, देखिए ये आपका दूसरा पद्यांश है और इसको आप पहले इसके अर्थ को समझेंगे। अर्थ देखिए क्या है, इसमें यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं एक तरह से
ने उस समय की, तुलसीदास जी ने जो उस समय की तत्कालीन जो एक तरह से सामाजिक और आर्थिक दुर्व्यवस्था फैली हुई थी समाज में, उसको बताया है। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि वो अकाल की स्थिति जो थी वो उस टाइम पे ऐसी थी कि खेती न किसान को, किसान के लिए खेती नहीं थी, भिखारी को न भीख, यहाँ तक कि भिखारी के लिए भी भीख, भिखारी के लिए भी भीख के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। और देखिए यहाँ पर कहा जीविका विहीन लोग, जो जीविका विहीन जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर कहा है एक एकन सो कहे, हर टाइम सोचते रहते हैं लोग, जीविका विहीन हो गए हैं, लोगों की आजीविका जो है वो समाप्त हो गई है। तो जीविका विहीन लोग जो है वो लोग जीविका विहीन हो गए हैं और अब बस ये एक दूसरे से कह रहे हैं, चारों तरफ बेरोजगारी हो गई है, चारों तरफ लोग क्या है एक तरह से लोगों को समझ में नहीं आ रही है, सिद्धमान सोच, बस एक तरह से वो सोच में पड़ गए हैं, एक तरह से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अपना जीवन व्यापन कैसे करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या करें। तो उस टाइम की बहुत ही बुरी एक बार आर्थिक स्थिति हो गई थी। तो फिर यहाँ पे कहा गया है वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकत, वेद पुराणों में कहा गया है और संसार में ऐसा देखा गया है, लोकहु बिलोकत, वेद पुराणों में कहा गया है, संसार में ऐसा देखा गया है, साकरे सभी पर कृपा करे, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करे, यानी कि साकरे यानी कि जब भी संकट आया है, जब भी कोई दुख आया है तो राम रावरे ने, भगवान राम ने सभी पर कृपा की है, तब तब भगवान राम ने सभी के संकटों को दूर किया है। और दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दीन बंधु संसार में दरिद्रता रूपी रावण ने सबको दबाया है। हे दीन बंधु, दारिद दसानन, दसानन क्या किसे कहते हैं? दसानन किसका नाम है? दस है आनन जिसके, कौन है दसानन? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा होगा आप सभी ने, दस है आनन जिसके अर्थात रावण, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, तो एक हे दीन बंधु, दरिद्रता रूपी रावण ने, दारिद यानी कि दरिद्रता रूपी रावण ने संसार को दबाया हुआ है, संसार में हाहाकार मचाया हुआ है, दुरति दहन देखी तुलसी हाहा करी। और इस तरह से सभी की ये दुर्दशा देखकर तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में हाहाकार मचा हुआ है, संकटों का नाश करने वाले हो आप ही, दुखों का हरण करने वाले हो, दुरति दहन देखी तुलसी हाहा करी। इस तरह से यहाँ पर संसार, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस एक तरह से पूरा संसार जो है दुखी हो रहा है। तो इस, अब हमने यहाँ पर भावार्थ पढ़ लिया, अब हम भावार्थ के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं। जब तक आपको भावार्थ क्लियर होगा तभी आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो लास्ट प्रश्न का उत्तर मैंने सबसे पहले दिया है, यानी कि पद्यांश का नाम है कवितावली, जो कि उत्तरकांड से ली गई है, लेखक है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो अब पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं, जीविका विहीन लोगों की कैसी दशा हो रही है। तो देखिए, अगर आप इसके भावार्थ को नहीं जानेंगे तो आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। और वे परस्पर एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं? तो देखिए, जीविका विहीन लोग जो हैं, जीविका विहीन लोग, अब वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, एक जीविका विहीन लोगों की बहुत ज्यादा दुर्दशा हो गई है, लोग जीविका विहीन हो गए हैं, किसान को न खेती है, एक तरह से भिखारी को नहीं भीख मिलती है, बलि को नहीं भोजन मिलता है, व्यापारियों के व्यापार ठप हो गए हैं, और जो लोग नौकरी भी करना चाहते थे, चाकर को न चाकरी, अर्थात जो लोग नौकरी करना चाहते थे उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है, अर्थात चारों तरफ लोग बेरोजगार हो गए हैं और वे परस्पर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से एक तरह से विचार कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों पर कह रहे हैं कि अब कहाँ जाएं और क्या करें, कहाँ जाएं और क्या करें, जीवन व्यापन कैसे करें, ये सब एक अपना ये जीवन व्यापन कैसे करें, वो ये सब बातें कर रहे हैं।
आगे दूसरा प्रश्न है, वेद पुराणों में क्या कहा गया है? तो यहाँ पे लिखा है, वेदहु पुराण कही लोकं विलोकत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। तो वेद पुराणों में ऐसा कहा गया है और संसार में भी ऐसा देखा गया है कि जब जब संसार में कोई कष्ट आया है, क्या कहा है वेद पुराणों में, कि जब जब संसार में कोई कष्ट आया है तब तब राम ने, जो राम है, उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है और उन्होंने संसार के सारे संकट जो है वो हर लिए हैं, सारे संकटों का नाश किया है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। तो देखिए बहुत ही सरल सा, बहुत ही आसान, बस आपको केवल और केवल ये आपने जो यहाँ पर एक तरह से भावार्थ है वो आपने जरूर समझना है। भावार्थ में अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर क्लियर करवा लें। इस तरह से हमारे जो यहाँ पर पठित 2 पद्यांश, यानी कि जिनमें से केवल हमने एक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने थे, वो हमने कर लिया है। अब देखिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश पढ़कर उसका भाव सौंदर्य लिखिए। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 5 जो है उसमें भी आपको सेम काम करना है। प्रस्तुत पद्यांश पढ़कर उसका भाव सौंदर्य लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एक पद्यांश आपको दिया गया है और उसका आपने भाव सौंदर्य लिखना है। तो पहले आपको देखिए भाव सौंदर्य में क्या होता है, इससे पहले जो हमने बताया था, मैंने केवल आपको कहा कि आप भावार्थ पढ़िए। आपको मैंने उस टाइम केवल भावार्थ पढ़ने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आपको उस टाइम पे केवल और केवल प्रश्नों के उत्तर देने थे, बाकी कुछ वहां पर समझने की जरूरत आपको नहीं थी। लेकिन जहां पर आपको भाव सौंदर्य बताना है वहां पर आपको जरूर एक तरह से पढ़ना पड़ता है, पूरे भावार्थ को समझना पड़ता है और साथ ही उसके बाद आपने उसका पूरा भाव सौंदर्य लिखना पड़ता है, यानी कि उसमें जो प्रसंग है, उसमें जो उसकी व्याख्या है, उसमें एक तरह से विशेष क्या है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पंक्तियां हमें दी गई है। पंक्तियां हैं, आंगन में ठुनक रहा जिदियाया बालक, जो इह चांद पे ललचाया है, दर्पण देख उसे कह रही माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। बहुत ही ज्यादा सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कैसे आप इसका भाव सौंदर्य लिखेंगे। तो कैसे आप इसका भाव सौंदर्य लिख सकते हैं? इसका भाव सौंदर्य लिखने के लिए आपको सबसे पहले वही चीज जो मैं आपको शुरुआत से कह रही हूं कि आपको एक तरह से पूरा जो एक तरह से पाठ का नाम और कवि का नाम, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पूरा चैप्टर है, ये एक तरह से ये चैप्टर यहाँ पर जो दिया गया है उसको आपने पढ़ना है, उसका अर्थ एक तरह से आपने लिखना है। तो यहाँ पर जो पंक्तियां हैं उनको हमने पढ़ा। आंगन में ठुनक रहा जिदियाया है बालक, जो इहा चाँद पे ललचाया है, दर्पण दे उसे कह रही माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो अब देखिए यहाँ पे जो पंक्तियां हैं उसमें कवि माता कह रही है, सबसे पहले आप यहाँ पर कहेंगे कि ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के रुबैया नामक पाठ से ली गई है और इसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी जी। इस तरह से लिखेंगे। देखिए बिल्कुल भी आपने यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कहा है भाव सौंदर्य लिखने के लिए, तो पूरा आप सप्रसंग इसकी व्याख्या करेंगे और उसके बाद उसका भाव सौंदर्य देंगे। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबैया नामक जो हमारी रुबैया से ली गई है। इसके रचयिता जो है वो फिराक गोरखपुरी जी हैं और इसमें बाल हट का वर्णन किया है। और फिर आप इसमें कहेंगे कि
बालक जो माता है, जो शायर हैं यानी कि फिराक गोरखपुरी जी, वो कहते हैं कि बच्चा आंगन में मचल रहा है, बच्चा आंगन में खेल रहा है और वह जिद लगाए हुए है। क्या जिद लगाए हुए है? चांद पे ललचाया है, यानी कि उसको चांद चाहिए, वो अपनी माँ से जिद कर रहा है, किसको? चांद को पाने की। और उसका मन चांद पर ललचाया हुआ है। और उसकी माँ ने क्या कहा? दर्पण दे के उसे कह रही, माँ दिख आईने में चांद उतर आया है। माँ उसको दर्पण दिखाती है और चांद को दिखाते हुए कहती है, देख बेटा दर्पण में चांद उतर आया है। और इस तरह से बच्चे की जिद वो पूरी करती है। तो आपने देखा होगा, जब हम नीचे पानी से भरा हुआ परात रखते हैं तो उस पर हमें चांद का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो बिल्कुल माँ ने भी वही किया। जब बच्चा जो है आंगन में घूम रहा है, जिद कर रहा है, तो उस समय पर माँ ने उसको एक दर्पण दे दिया। और उस दर्पण को जब उसने आकाश की तरफ लगाया तो उसने देखा कि उस दर्पण में चांद उतर आया है और बच्चे की जिद पूरी हो जाती है। और इस तरह से ये तो आपका व्याख्या हुई। उसके बाद आप लिखेंगे इसमें विशेष। तो विशेष क्या है? देखिए, विशेष यहाँ पर एक तरह से जिदियाया शब्द और हुई शब्द, इसमें विशेष शब्द प्रयोग किया गया है और इससे कोमलता में वृद्धि हुई है। और वात्सल्य रस है इसमें, चित्रात्मक शैली में लिखा हुआ है, उर्दू और हिंदी भाषा मिश्रित है। आना एक तरह से दर्पण में चांद उतर आना एक सुंदर सी कल्पना है। और ठुनक शब्द में बाल मनोविज्ञान का सहज वर्णन है। आंगन में ठुनक रहा। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर सी पंक्तियां ये थी और हमने बहुत सुंदर तरीके से इसका भाव सौंदर्य यहाँ पर लिखा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। और अब जो हमारा आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं तो इसमें भी ये हमारा एक तरह से काव्यखंड से ही जुड़े हुए प्रश्न हैं। अब ये जो है, ये यहाँ पर केवल हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से हमें केवल 2 प्रश्न करने हैं। आप देख सकते हैं 2 नंबर का एक प्रश्न है, यानी कि 4 नंबर के 2 प्रश्न हैं। और यहाँ पर हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों में से हमें 2 प्रश्न करने हैं, लेकिन हम यहाँ पर तीनों को सॉल्व करेंगे। भाषा की को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? देखिए, ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है, ये है कविता के बहाने। और दूसरे में आपका है बात सीधी थी पर टेढ़ी हो गई। ये आपने पढ़ा होगा ना, ये कविता हमने यहाँ पर पढ़ी थी। बहुत ही सुंदर सी कविता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं और कुछ हो जाती है कि बात सीधी थी पर टेढ़ी हो गई। तो इस तरह से इसमें एक जो ये पंक्ति है कि भाषा को सहूलियत से बरतने, यानी कि भाषा को कैसे सहूलियत से आप लिख सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यहाँ पर है कि व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी बात को कह रहा है तो उसको सहजता से कहना चाहिए, सहज तरीके से कहना चाहिए, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। और दूसरा कि कई बार होता है कि बात जो है वो शब्दों के जाल में फंस कर रह जाती है। यानी कि अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं और आप उसको सही तरीके से नहीं कह रहे हैं तो बात का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जितने एक्साइटमेंट से आप सामने वाले को उस बात को बता रहे होते हैं, तो अगर आपने बातों को बीच में घुमा दिया तो उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो समाप्त हो जाएगा। तो भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय ये है कि हमें अपनी बात को सहजता से रखना चाहिए और केवल शब्दों की कारीगरी, हमें शब्दों की कारीगरी उसमें नहीं करनी चाहिए। यानी कि बहुत ज्यादा बनावटी भाषा, बनावटी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक सहज भाव से, सरल भाव से, सरल शब्दों में हमें अपनी बात को कहना चाहिए। तो देखिए, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। और आपको क्या करना है कि जब भी आप इसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ी ये कविता है और इसमें अलग अलग स्टैंजा हैं, तो इनको आप जब पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़िएगा। ये उन्हीं स्टैंजा के बीच से आए हुए प्रश्न हैं। अगला है, विप्लव रव से
छोटे ही है शोभा पाते। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो देखिए विप्लव रव की बात यहाँ पर की गई है। इसमें देखिए क्या कहा है विप्लव राव में, यहाँ पर विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, जो आपकी कविता है उसमें कहा गया कि बहुत भयानक जो है एक तरह से वर्षा हो रही है, और उसमें कई बार क्या होता है जब आंधी तूफान चलती है, भयानक वर्षा होती है, तो उसमें क्या होता है जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें कुछ नहीं होता, वो अपनी स्थिति में बिल्कुल वैसे ही बने रहते हैं, वो और ज्यादा सुंदर हो जाते हैं, वो और ज्यादा खिल जाते हैं और अच्छे से वो ग्रो करने लगते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े फूल होते हैं, जो बड़े बड़े फूल होते हैं वो क्या होते हैं, आपने यहाँ पर जो पंक्ति आपने एक सुनी भी होगी आपके बुक में कि हंसते हैं छोटे पौधे लघुमार, शस्य अपार हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। तो विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते, ये ऐसा कहा इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो छोटे होते हैं वो ही हमेशा बने रहते हैं, यानी कि उनमें कोई भी उनको दिक्कत नहीं होती, कोई भी उनको परेशानी नहीं होती, वही खिलने हुए रहते हैं और अच्छे से खिल जाते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं वो पौधे या तो टूट जाते हैं या खत्म हो जाते हैं या फिर एक तरह से बिल्कुल बारिश के थपेड़ों से एक तरह से खराब हो जाते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर देखिए कहने की कोशिश की गई है, आपकी कविता है बादल राग, और इसमें देखिए यहाँ पर कहा गया था कि बादलों को क्रांति दूत के रूप में माना गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कुछ चैप्टर्स हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, और ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा आपका रिपीट होता है, इसका आपका काव्यांश भी आता है इससे जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर बताया है बादलों को एक क्रांति दूत के रूप में बताया है कि जब बड़े बड़े लोगों का जो अत्याचार होता है वो समाप्त हो जाता, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बादल क्रांति दूत के रूप में आते हैं और लोगों के मन में एक नई चेतना का विकास करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा डर अगर होता है तो वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को होता है, छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोगों को नहीं होता है। जब क्रांति आती है तो बड़े बड़े लोगों के को ही डर लगता है, छोटे घरों में रहने वाले छोटे लोगों को डर नहीं लगता है। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रश्न था। अगला है रस का अक्षय पात्र, छोटा मेरा खेत चौकोना से क्या आश्रय है। छोटा मेरा खेत चौकोना, ये एक बहुत ही छोटी बहुत ही प्यारी सी पंक्ति है, बहुत ही सुंदर पंक्ति है, और देखिए कविता का नाम भी हमारा यही है, छोटा मेरा खेत चौकोना। तो रस का अक्षय पात्र, यहाँ पर कहा है रस का अक्षय पात्र, छोटा मेरा खेत चौकोना, ऐसा क्यों कहा है? देखिए ये इसीलिए कहा है, इसको रस का अक्षय पात्र इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर रस का अक्षय पात्र पूरे साहित्य को कहा है। जो साहित्य है वो क्या है? रस का अक्षय पात्र है। रस आपने पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्या होता है जब भी जहाँ साहित्य की बात आती है वहां पर रस की बात आती है, यानी कि साहित्य, रस के बिना साहित्य की कल्पना भी नहीं की जाती। रस क्या होता है? जब भी हम किसी कहानी को पढ़ते हैं, कविता को पढ़ते हैं, किसी नाटक को देखते हैं, किसी गीत को सुनते हैं, तो उनको सुनने से, पढ़ने से, देखने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, तो रस का अक्षय पात्र, छोटा मेरा खेत चौकोना। अब यहाँ पर जो कवि है वो क्या करते हैं? कविता लिखते हैं। जिस तरह से साहित्य का आनंद कभी खत्म नहीं होता है, यानी कि पाठक जब भी उसको पढ़ता है
एक तरह से जब भी उसको पढ़ता है तो वो क्या होता है और बढ़ता जाता है, यानी कि समाप्त नहीं होता। अक्षय पात्र क्या होता है? अक्षय पात्र एक ऐसा बर्तन है जिसमें कभी भी भोजन की कमी नहीं होती, जिसमें आप कितने भी लोगों के लिए भोजन करा दो, कितने भी लोगों को भोजन करा दो, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। वो हमेशा भरा रहता है, हमेशा लोगों को तृप्त करता है, हमेशा लोगों की एक तरह से भूख मिटाता है। तो बिल्कुल जो ये कविता है, साहित्य है, वो भी इसी तरह से एक रस का अक्षय पात्र है। यानी कि इसमें जब जब भी लोग इसको पढ़ते हैं तो उनको आनंद उनका कभी भी समाप्त नहीं होता है। जब भी वो उसको पढ़ता है तभी उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर उसको रस का अक्षय पात्र छोटा मेरा खेत चौकोना कहा है। तो ये खेत की तुलना यहाँ पर कवि ने अपने कागज के पन्ने से की है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो एक तरह से चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है काव्य खंड से संबंधित। तो काव्य खंड से संबंधित यहाँ पर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने गद्य खंड की तरफ। अब जिस तरह से आपने सबसे पहले अपठित गद्यांश पढ़े थे और उसके बाद आपने पठित काव्यांश पढ़ा था, तो अब आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं पठित गद्यांश, जिसको हम कह रहे हैं पठित गद्यांश। तो पठित गद्यांश में यहाँ पर अब आपका जो चैप्टर है वो है एक यहाँ पर, और सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये बच्चों आप प्लीज, ये बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हर एक चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम, हर एक कविता का नाम और उसके कवि का नाम आप लोग जरूर याद कर लें। क्योंकि अभी तक आपने देखा है जैसे मैंने भाव सौंदर्य जहाँ पर पढ़ने के लिए कहा था, वहां पर भी आपको प्रसंग लिखने के लिए कविता और कवि का नाम, यानी कि 4 से 5 जगह आपको एक ही प्रश्न आ रहा है, कवि और कविता का नाम, पाठ और लेखक का नाम, कवि और कविता का नाम, पाठ और लेखक का नाम। तो इसके लिए आपको जरूर सभी चैप्टर्स के लेखक के नाम और सभी पाठों के नाम याद होने चाहिए। तो चलिए पहला ही प्रश्न सबसे पहले मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ यहाँ पर, पाठ और लेखक का नाम। तो इस पाठ का नाम है बाजार दर्शन और जो लेखक है वो है जैनेन्द्र कुमार। तो देख सकते हैं यहाँ पर, अब आप शायद समझ गए होंगे, चैप्टर का नाम है बाजार दर्शन और लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। तो अब आप आसानी से बाकी के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। पैसा पावर है, उसके सबूत में आसपास माल टाल जमा ना हो तो वह खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, यानी कि अगर आपको पैसा देखना है तो बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर का प्रयोग पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, संयमी लोग भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं, वे बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते जाते हैं और पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग से परीक्षा की दरकार उन्हें नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये आपका चैप्टर रहा था। आपने देखा बाजार दर्शन बहुत ही मजेदार चैप्टर था और काफी कुछ बहुत सारी चीजें हमें इस पाठ से सीखने को मिली थी कि किस तरह से हमें एक तरह से पैसे को एक तरह से अपनी इच्छाएं किस तरह से हमने रखनी है, पैसे का यूज हमने कैसे करना है, और पैसे की जो ये परचेजिंग पावर है इसको हमने कैसे समझना है। तो देखिए ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं चाहती हूँ कि आप इस पाठ को एक बार घर से पहले फिर से पढ़कर आए। अब मैंने चैप्टर आपको बता दिया है, पाठ का नाम है बाजार दर्शन और पाठ के जो लेखक है उनका नाम है जैनेन्द्र कुमार।
तो बच्चों, आज के सैंपल पेपर में हमने अपने काव्य खंड को कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर में, मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, किसी भी चैप्टर में अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो जरूर उस डाउट को क्लियर करें। सारी कविताएं यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग आई हुई है, हर एक कविता से प्रश्न आया हुआ है। तो अभी भी कोई डाउट अगर है तो जरूर क्लियर करें काव्य खंड से जुड़ा हुआ। और आज का आपका होमवर्क है कि एक तो आप ये चेक करेंगे कि किसी भी पार्ट में, अगर किसी भी कविता में अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसको पूछेंगे। दूसरा, आप बाजार दर्शन जो आपका चैप्टर है उसको पढ़कर आएंगे। पाठ को जरूर एक बार घर पर रिवाइज करें, जरूर एक बार घर पर पढ़ें। बाकी का सैंपल पेपर कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।